में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, तो इसलिए इंडियन यूथ की पल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली के जो बाकी इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो उनकी विपदा को, उनकी एंग्विश को समझ सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा खिलवाड़ यूथ के साथ इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ ही नहीं। ये जान के हमें एक बहुत बड़ा शॉक लगा कि जो एजेंसी बनाई गई इन सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए, वो एजेंसी एक सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करी गई और उसको इतनी छूट दी गई कि वो अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी के रूप में प्रोजेक्ट कर सके, क्लेम कर सके। उनको हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल लोगो अशोक स्तंभ तक को यूज करने के लिए अपने लेटर हेड के ऊपर में उनको परमिशन दी गई, ताकि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए उस चीज को वो लोग एक्सप्लॉइट कर सकें। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये इतना बड़ा रैकेट है, इतना बड़ा स्कैम है, और पार्लियामेंट के अंदर जब ऑपोजिशन ने इसकी आवाज उठाने की कोशिश करी तो उसको दबा दिया गया। ये इतना जबरदस्त और इतना बड़ा स्कैम है। कभी आप सोच सकते हैं कि आप अगर एक स्टूडेंट हो और आप एक एग्जाम के लिए बैठे और आपको आगे से ये पूछा जाए कि भाई तुम फला सिटी के अंदर, फला शहर के अंदर, फला स्टेट के अंदर, एक फला गली के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल है, उसमें एग्जाम देना चाहोगे क्या जाके सेंटर? कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा सिस्टमिक फेलियर है ये, इतना बड़ा स्कैम है कि इसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये जितना हम इंडियन पेरेंट्स, मेरे ख्याल हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है कि माँ बाप सारी पूंजी, सारी मेहनत, सारे सेंटिमेंट्स जो है वो बच्चों के फ्यूचर पे लगा देते हैं, और वहां जाके पता चले कि 8th क्लास से ही करियर काउंसलिंग, करियर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, और अगले 4 साल तक बच्चा जो इतनी मेहनत करके पढ़ता है उसको ये ना पता चले कि उसके बगल में बैठ के जो एग्जाम दे रहा है उसके पास तो पेपर ऑलरेडी था। वो कैसे पहुंचा, कैसे नहीं पहुंचा, 5-5 लाख रुपए एडवांस लेके, उसके बाद 5-5 लाख रुपए के पीडीसी लेके कुछ एजेंसीज ने इन चीजों को अंजाम दिया। सो द क्वेश्चन हियर इज के इतना बड़ा खिलवाड़ अगर हमारे, वैसे बात करते हैं कि यूथ इस देश का फ्यूचर है, विकसित भारत, विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु जब आप सारे एंट्रेंस, टॉप लेवल प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इतना बड़ा स्कैम चला देंगे, तो ऐसे बनेगा विकसित भारत। ये जो एक सिस्टमिक, मैं इस टॉपिक के बाद वैसे एक सिस्टमिक फेलियर पे बात करने वाला था, बट क्योंकि भाई ने ये बात मुद्दा बोला मुझे बोलने के लिए, ये सिस्टमिक फेलियर जो है ये क्यों हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर? एक प्रधानमंत्री, उनके नीचे एक एजुकेशन मिनिस्टर है और एक एजुकेशन सेक्रेटरी, और शायद आप लोगों को पता होगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो इस चीज को कंट्रोल करती है, वो एक टॉप 3 से 4 मिनिस्ट्री जो है जिसका आउटले, जिसमें नंबर ऑफ सेक्रेटरीज, नंबर ऑफ एडिशनल सेक्रेटरीज, हेल्थ, रेलवे के बाद आई थिंक एजुकेशन मिनिस्ट्री में आते हैं। ये सब के सब लोग जब इस सिस्टम के प्रोटोकॉल बनाए जा रहे थे, इसके चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जा रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इस चीज को जो अंजाम दिया, स्कैम को, क्यों नहीं उन लोगों को हमारी पार्लियामेंट एक्सपोज करके सामने लाके पनिशमेंट ऐसी दे ताकि फ्यूचर में कभी किसी की जरूरत नहीं हो? बट जैसे कि पूरे मेडिकल कॉलेजेस की कहानी आती है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कहानी आती है, कैपिटेशन फीस की कहानी आती है, कहीं ना कहीं इस चीज की कड़ी जो है एक पावर सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जो इस देश में टैलेंट को नहीं, नेपोटिज्म को, कॉन्टैक्ट्स को, कनेक्शंस को और एक बैकग्राउंड को प्रमोट करना चाहता है कि जितनी भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उसको निचोड़ के, उसको लिमिट करके एक स्पेशल तबके को दे दिया जाए। और वहां पे ये भी नहीं है, पैसे देने वाले बहुत लोग हैं इस देश के अंदर में, बट किसके पैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं? किसकी जात पात देख के, किसका बैकग्राउंड देख के, किसकी पेरेंटल लेगेसी को देख के उन लोगों को आगे लाने की कोशिश की जाती है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को इस बड़े अहम मुद्दे को एक बहुत बड़े लेवल पे उठाना चाहिए। मैं बात करना चाहता था इसके बाद ईवीएम्स की, बट मैं थोड़ा सा एक सिस्टमिक फेलियर पे एक थोड़ा सा मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा। डेमोक्रेसी के मेन स्तंभ क्या है? डेमोक्रेसी के मेन स्तंभ है ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट। जो हमारी अथॉरिटेरियन स्टेट बनती जा रही है,
इसमें आप लोग अगर गौर से देखेंगे, इन दोनों चीजों को बड़े सिस्टमिक रूप से किल किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी को किल किया जा रहा है, कितने फंड्स हैं, कितने प्रोग्राम हैं, कितने, एक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात आती है, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि इस 80 करोड़ लोगों, ये 80 करोड़ लोग कौन हैं, इनका क्या ऑडिट है, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। अभी परसों की बात बताता हूँ, एक मेरा मेंटरशिप में एक स्टूडेंट था जेएनयू का, वो आजकल बिहार में कुछ काम कर रहा है। उसका मुझे वहां से फोन आया, कहता है सर इतना गदर मचा हुआ है कि 5 किलो पे साइन कराए जाते हैं और 3 किलो राशन दिया जाता है। तो ऐसे तुम उस आदमी की डिटेल्स और वो पर्सनल डिटेल्स आधार कार्ड आइडेंटिफाई करके दे सकते हो, वही सर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ओपनली शेयर कर दूंगा। और एक नहीं है, सौयों की तादाद में लोग हैं। सो मैं जो पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेसिक स्तंभ, हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं बोल रहे। हमारा मुद्दा है सिस्टम का, कि सिस्टम को कैसे शॉर्ट सर्किट किया जा रहा है, कैसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट को अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ लेके जाया जा रहा है। और अभी मलिक साहब ने जो बात बोली थी इमरजेंसी की, हमारा देश एक 1975 में अप्लाइड इमरजेंसी देख चुका है, बट आजकल जो है वो इम्प्लाइड इमरजेंसी है। वो डिक्लेयर नहीं है बट वो इम्प्लाइड इमरजेंसी है, बिकॉज अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं उनका जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वो वैसे कर रहे हैं। आवाज उठाने वाले की आवाज, डिसेंट को दबा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे बिल्कुल जीरो है। और मैं ये समझता हूँ, एक हमारे मेंटोर थे जब हम यूथ थे, तो वो हमारे को ये कहा करते थे कि बेटा जिस देश में जुडिशरी और मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उस देश को भगवान भी नहीं बचा सकता। आई थिंक इस स्टेटमेंट की गहराई को आप लोगों से बेटर कोई नहीं समझता होगा। मैं रिपीट करता हूं कि जिस देश की जुडिशरी और मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली हम जो देख रहे हैं, कि आप लोगों पे उंगली नहीं उठा रहा हूं मैं, बट आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और जो जुडिशरी है, वो मलिक साहब जैसे लोग जो जिनकी एक मानता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको भी पता है। सो आई थिंक पार्लियामेंट है हमारे लिए काम करने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सहूलियतों के लिए, बट नहीं जिस किस्म से आजकल गवर्नेंस चल रही है, वो देख के ये लगता है कि पार्लियामेंट सिर्फ अपनी पावर को बचा के रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आम आदमी भाड़ में जाए, एक पूरी स्टेट में मणिपुर में लोग मरते हैं, भाड़ में जाए, किसान सड़कों पे सड़ते हैं, भाड़ में जाए, डिसेंट किसी कीमत पे नहीं चलने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब आया है, उन्होंने कहा हरियाणा गवर्नमेंट को कि नहीं, आप ये रास्ता खोलिए, आप हटाइए, इनको जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजों पे बड़ा सिलेक्टिव हो गया, कुछ चीजों पे सो के जाग जाता है, बट कुछ चीजों पे उसके पास सुनने के लिए टाइम नहीं। मैंने जब थोड़ी देर पहले एक एसेंशियल सर्विसेज की बात की थी, मैं कहना ये चाहता था कि जब 24 घंटे जब भी कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्रिटिकल होती है हमारे राइट्स के लिए, हमारी सिविल लिबर्टीज के लिए और हमारी लाइफ के लिए, उसको 24 घंटे चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये क्यों 24 घंटे नहीं चल सकते? पैराफर्नेलिया है, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और जजेस अपॉइंट करिए और कोर्ट स्टाफ अपॉइंट करिए, 2 शिफ्ट में चाहिए कोर्ट्स को। जितने करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसको खत्म करने का तरीका क्या है? कोर्ट्स इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। खैर मैं अभी इस बात को यहाँ खत्म करूंगा, आप दूसरे टॉपिक पे। एग्जाम लीक के जो मुद्दा है, आप देखिए कि किस लेवल तक ये दोबारा एक सिस्टेमिक रॉट की बात करता है कि इनन्यूमरेबल उन्होंने फॉल्स सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट्स दिए, एंड हमारा सिस्टम क्या कहीं पे भी चेक नहीं करता। एक आईएएस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होना है, मेरे को खुद पता है कि अगर हाई कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट होना है तो उनका कितना बैकग्राउंड चेक और इंटेलिजेंस चेक सब कुछ होता है, लेकिन क्या एक आईएएस ऑफिसर, जो गिनती के आप आईएएस ऑफिसर्स हर साल रिक्रूट करते हैं, क्या आप उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं आप वो भी चेक नहीं करते? क्या ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपके अपने रूल्स हैं जिसमें कि अगर किसी ने कोई एक आईसाइट का कहा है कि मेरी आईसाइट विजन ठीक नहीं है और उसका रूल है कि एम्स में ही आके आपको चेकअप कराना है, तो कैसे पूजा खेड़कर एक सर्टिफिकेट प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से दे पाती हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है?
और ये एक इकलौता केस नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बहुत धन्यवादी हूँ पूजा केतकर का कि वो इस लेवल तक करप्शन को ले गई कि आज ये बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। तो कितने ही और लोग जो हैं अब और केसेस निकल के आ रहे हैं कि जिन्होंने फॉल्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, फॉल्स लो इनकम कैटेगरी सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, और आपको ये एक सिस्टेमिक रॉट और स्कैम यूपीएससी का आपको समझ आता है। क्यों ऐसे ऑफिसर्स को इमीडिएटली ना केवल फायर किया जाता है बट उन पे क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है। अगर आप में से जो भी इसको देख रहे हैं, आप में से कोई भी अगर एक गलत काम करता है, इमीडिएटली पुलिस आप पे एक्शन लेती है। लेकिन ये आईएएस ऑफिसर्स, क्यों इनको एक मियर पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाती है? ये पनिशमेंट पोस्टिंग क्या होती है? She's been called back to the academy. और वो भी क्या एक आई वॉश है कि आपने एकेडमी में वापस बुला लिया, किस लिए? A person who doesn't even qualify to be an IAS is filing false certificates and affidavits. वो why has that person not been arrested immediately? That's the question we need to answer. क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ। इसमें मैं आपको और बताऊं कि आप सिस्टेमिक फेलियर देखिए कि दिल्ली में सीनियर आईएएस ऑफिसर्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। आपको एज पर लॉ और एज पर रूल्स काम होता ही नहीं है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, दिल्ली की डीएम कंझावला अंकिता आनंद, अश्विनी कुमार जो कि एमसीडी के डिविजनल कमिश्नर और प्लस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की पोजीशन रखते हैं, कंप्लीटली रूल्स को बाईपास करके काम कर रहे हैं। एक केस फाइल किया जाता है जिसमें ऑर्डर्स पास किए जाते हैं जिसमें ब्लेटेंट लाइज हैं, और अगर कभी भी एक केस फाइल होता है तो उसमें सबसे पहला काम पिटिशनर और कोर्ट का होता है कि ऑपोजिट साइड को आपने केस की कॉपी देनी है। Without providing a copy of the case and despite petitioner asking multiple times for a copy of the case, ये लोग orders पास कर रहे हैं to harm the petitioner, और इसलिए एक इनके खिलाफ criminal complaint हमने दायर करी है which was sent to the Chief Secretary of Delhi under numerous sections of IPC. एक vigilance inquiry by the Joint Commissioner of Vigilance is ongoing against Ankita Anand, District Magistrate Kanjhavla, against her staff, against M. Barani, who's SDM Saraswati Vihar, against Prem Chand, who's Tehsildar Saraswati Vihar, and his staff, against Divisional Commissioner Delhi, which is Ashwini Kumar, and various other people who are IPS officers, and even the Commissioner of Delhi Police, Sanjay Arora. हालत हमारे जुडिशरी की ये होगी कि आप वहां जाके बोलिए कि किसी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, दे आर नॉट इवन विलिंग टू टेक कॉग्निजेंस एंड पुट इट ऑन द रिकॉर्ड। एंड अगर नेशनल कैपिटल ऑफ द कंट्री में ये हाल है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बाकी देश में किस तरीके के हालात हैं। हमारे यहाँ पे हालात ये हैं कि अगर कोई पीड़िता पुलिस थाने या चौकी जाती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, ऐसे भी केसेस इमर्ज हुए हैं कि वो पुलिस वाले दोबारा उसके साथ बलात्कार करते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए आते हैं। तो लास्ट एक जुडिशरी का हम देख लें कि कैसे जुडिशरी हर चीज को डिले कर रही है। इंपॉर्टेंट मैटर्स हमने देखा, मणिपुर में क्या हो रहा है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का देखिए, मणिपुर में तो 7-8 महीने का डिले कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 7 साल के डिले के बाद वर्डिक्ट आता है। और वो 7 साल का डिले हमारी डेमोक्रेसी को कैसे डैमेज किया कि 18,000 करोड़ इलिसिट मनी, क्वेश्चनेबल मनी हमारे इलेक्शन सिस्टम में आया, जो कि पार्टीज ने अपने प्रमोशन के लिए यूज़ किया और इस आम चुनाव में यूज़ किया। अगर आपने चलिए 7 साल बाद वर्डिक्ट दिया तो इमीडिएटली क्या आपका काम ये नहीं था कि उस मनी को भी आप इमीडिएटली जब्त करते? जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनाई उनको पनिश किया जाता, जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बेसिस पे पैसे लिए उनको पनिश किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईवीएम के मुद्दे पर हमने देखा किस तरीके से लास्ट मिनट तक, इलेक्शन से पहले तक उस पिटिशन को लगाया ही नहीं गया, और जब वो लगाया भी गया तो किस तरीके से और क्या सुनवाई हुई।
हमारे जुडिशरी को अगर इतना भी नहीं पता कि फ्लैश ड्राइव कैसे काम करती है और वो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, पास कर रहे हैं कि ईवीएम इज सिक्योर और इसमें हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जवाब कैसे आएगा? आज के डेट में ईवीएम्स मैक्सिमम कंट्रीज में बैंड हैं, जिन्होंने बनाई ईवीएम वहाँ भी बैंड है, लेकिन जुडिशरी ने फैसिलिटेट किया कि ईवीएम से दोबारा चुनाव हो। उसके जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें भी फ़र्क पता चल गया। एक पिटिशन हमने डाली कि कैसे ईवीएम इलेक्शन के मूल आधार